Okay, students, today we will start with our new topic, that is international foreign trade. Now, as you know, based on the name, international foreign trade, when two countries are involved, two or more than two countries are involved in the trade, then this type of trade is called as international trade. So, in international trade, sale and exchange of goods take place among different countries. Now, coming to the classification. International trade can be classified into three types. One is called import trade, second is export trade, and third is interport trade. इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? जब हम सामान अपनी कंट्री में बाहर से किसी दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, वो होता है इंपोर्ट करना. ठीक है. सो और एक्सपोर्ट करना व्हेन हम अपनी कंट्री से सामान दूसरी कंट्री में भेजते हैं बेचने के लिए, दैट इज एक्सपोर्ट. सो इंपोर्ट इज परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर ऑफ ए फॉरेन कंट्री. परचेज किसने करना है? आपने करना. ठीक है. आपकी होम कंट्री अगर परचेज कर रही है किसी फॉरेन कंट्री से, जैसे आईफोन जो हैं आपके अमेरिका में बनते हैं, वो सप्लाई होते हैं इंडिया में, तो वो क्या है? इंपोर्ट ट्रेड हो. ठीक है. एक्सपोर्ट ट्रेड, यहाँ पे से काफ़ी सामान बनता है. ठीक है. वो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज में जाता है. ठीक है. खाने पीने का सामान है, वीट हो गया, और भी कई चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड वो होता है जब आपने सामान अपनी कंट्री में मंगाया, फिर अपनी कंट्री से किसी और कंट्री को बेचा, तो आप क्या एक्ट कर रहे हैं? आप एक तरह से एक मिडल मैन की तरह एक्ट कर रहे हैं, और जो सामान है उसको बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एक बार लेके इंपोर्ट करवाने के बाद उसको फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी तीसरी कंट्री में भी. सो इंपोर्टिंग ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस्ड with a object of re-exporting, that is called as interport. अब फॉरेन ट्रेड का क्या क्या फायदा? सबसे पहला फायदा, हमें पहले तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, हमें कितनी चीज़ें चाहिए जो हमारे कंट्री में नहीं बनती है, सो वी कैन गेट इट फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड. देन सेकेंड इज वी कैन गेट मोर प्रॉफिट. ओके. स्पेशली जब वी गो विद इंटरपोर्ट ट्रेड. ओके. then the object is to earn money. Okay. फिर फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन की करेंसी, जैसे डॉलर, पाउंड हो गया, वो हमें मिलता है. क्योंकि देखिए, कोई भी सामान जो हम जैसे किसी से सामान लेते हैं बाहर से, वी एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी, नॉट विद द रुपीज विच इज आवर करेंसी. तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्री को चाहिए होता है. देन इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम. गवर्नमेंट कमाती भी है, जो पैसा सामान लेके आती है, तो जो कंट्री देती है वो सामान, वो कई तरह का सामान के ऊपर टैक्स देती है, तो गवर्नमेंट की इनकम भी होती है. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर एंड मोर कंट्री यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा. ठीक है. कई लोग की लाइवलीहुड चलेगी, तो इट विल हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन बेनिफिट टू द कंज्यूमर. जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जिसने सामान यूज़ करना है, उसको भी फ़ायदा हो. कई चीज़ें हैं इंडिया में नहीं बनती, बाहर से बनती है. आजकल आप देख रहे हो कई फ़ोन्स हैं आप यूज़ करते हो. ठीक है. वो फ़ोन्स, मोस्ट ऑफ द फोन्स आर एक्सपोर्टेड. आज हम जो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, बेसिकली एक फ़ोन के राही या लैपटॉप्स के राही हम कर पा रहे हैं. ठीक है. तो ये जो फ़ोन, लैपटॉप्स, अब तो
कई चीज़ें यहाँ बनने लग पड़ी, लेकिन ये पहले एक्सपोर्ट ही होती है। दैन कल्चरल डेवलपमेंट भी होती है। हम जब सामान बाहर देते हैं तो लोग हमारे बारे में जानते हैं, हम अपना कल्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, हमारे घर में यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे उसको, तो ये एक तो हमें बर्डन नहीं होगा उसको संभाल के रखने का, सेकंड वी कैन अर्न प्रॉफिट्स। तो ये है फ़ायदे फॉरेन ट्रेड। डिसएडवांटेज भी है। एक तो पहली बात है, फॉरेन कंपटीशन हो सकता है, इट विल लीड टू हाई कंपटीशन। तो कंपटीशन की दौर में कई बार नुकसान भी हो जाता है। म्यूचुअल डिपेंडेंस कर देते हैं, अगर जैसे सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, अगर वो सामान हमें ना मिले, जैसे अब देखो अभी चाइना पे रिसेंटली कई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा, ठीक है, उनके कई सामानों पे। तो हो क्या रहा है, कई ऐप्स, जैसे आप में से जानते होंगे लोग, कई पबजी खेलते हैं या और चीज़ें जो ऐप्स यूज़ करते हैं, कैम स्कैनर ऐप है, वो भी हम अब यूज़ नहीं कर पा रहे। तो कईयों की एक तरह से डिपेंडेंस हो गई थी उन तरह की ऐप्स पे, जहाँ एंटरटेनमेंट के लिए वो एक डिपेंडेंस हो जाती है। देन शॉर्टेज ऑफ गुड इन द कंट्री। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट ही कर देंगे सारा तो हमारे घर का हो सकता है शॉर्टेज हो जाए। ठीक है, कई बार ऐसे कंट्रीज में आपस में बात हो जाती है कि वो उनको एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, तो कई बार हमारे यहाँ के लिए इतना बचा नहीं होता। ठीक है, तो इट में लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन, इट में लीड टू इंसेंटिव ऑफ कॉलोनाइजेशन। बाहर की कंपनियां यहाँ इस्टेब्लिश करके एक तरह से कंट्रोल कर सकती है। इट में आल्सो लीड टू एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे महंगा बेच के, ठीक है, वो बाहरली कंट्री प्रॉफिट कमा सकती है और हम मतलब हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, बाहर वही चीज़ सस्ती मिलेगी, अगर जैसे ही वो इंडिया में आती है, ठीक है, कंपनी उसका सामान मतलब रेट उसका डबल कर देती है, कई कंपनी। इट में लीड टू बैड इफेक्ट इन इकोनॉमी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इट में आल्सो अफेक्ट अवर कल्चर, बाहर के लोग आएंगे, बाहर की वेस्टर्न कल्चर जब वो आएगा तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो भी इफेक्ट होगा। इट में आल्सो फियर ऑफ डंपिंग, बाहर का सामान आके जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी हम बाहर से ले रहे हैं, अल्टीमेटली तो यही यूज़ कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, उसको डंप कर रहे हैं। तो एक तरह से वी आर मेकिंग अवर कंट्री एज ए डंपिंग साइट फॉर द ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ठीक है, एक फियर ऑफ डंपिंग। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ लेके चलना होगा। देन कम्स एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो कई कई एक्टिविटीज आपस में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी? पहले है ट्रांसपोर्ट, फिर है वेयर हाउसिंग, थर्ड है बैंकिंग, फोर्थ है इंश्योरेंस, फिर है पैकेजिंग, और लास्ट है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। सबसे पहले तो हो गया आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ गुड्स एंड पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सामान को जब पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो एक ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट हम कैसे करते हैं? बेसिकली तीन रास्ते हैं, एक बाय लैंड, थ्रू वाटर और थ्रू एयर। ठीक है, लैंड पे वी कैन यूज अवर रोड्स, ठीक है, बड़े बड़े ट्रकों से ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रेन से हो सकता है, वी कैन यूज़ रेलवे। ठीक है, वाटर, थ्रू वाटर समुंदर के रास्ते शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, जो छोटी छोटी बोट्स हैं उससे रिवर्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। देन बट थ्रू एयर यू कैन यूज़ एरोप्लेन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। फिर होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का बेसिकली मतलब होता है स्टोरेज, द प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए वेयर हाउस। अब इससे क्या होता है, वेयर हाउसिंग, अगर जहाँ पे आपका सामान बना है अल्टीमेट, वो जगह
हो सकता है जहाँ पे एक्चुअल में सामान यूज होना है वो दूसरी हो, तो हम क्या करते हैं, सामान को कुछ देर के लिए स्टोर कर देते हैं। हो सकता है उस जगह पे जहाँ पे यूज होना है वहाँ पे स्टोर हो सकता है, जहाँ जहाँ बना है वहीं भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अल्टीम कई ऐसी चीजें होती है जिनकी यूज एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, तो उतनी देर के लिए जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है वो रिमूव हो जाता है। दूसरा एक बात है कि कई चीज़ों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हर चीज़ को प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत है। ठीक है, वो ताकि वो सेफ रहे, चीज़ें खराब ना हो, स्पॉइल्ड ना हो। ठीक है, अब वेयर हाउसिंग कैसी होती है? वेयर हाउसिंग तीन तरह की होती है। पहले होती है प्राइवेट वेयर हाउसिंग, दूसरी होती है पब्लिक वेयर हाउसिंग, थर्ड होती है बॉन्डेड वेयर। प्राइवेट मतलब प्राइवेट किसी बंदे के अपना जहाँ का गोदाम हो, जहाँ कोई कंपनी का, बड़ी कंपनियों का गोदाम हो। ठीक है, उसको कहते हैं प्राइवेट, जहाँ पे वो अपना स्टॉक जो वो चाहे वो उसको स्टोर कर सके, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस होता है जो आम पब्लिक भी अपना सामान वहाँ पे क्या कहते हैं स्टोर कर सकती है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने कई पब्लिक वेयर हाउसेज बनाए जहाँ पे फार्मर अपनी वीट या पल्सेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा चार्ज देकर, दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक वेयर हाउस। So storage facilities are provided to general public for certain charge. फिर होता है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होता है, जैसे सामान आता है बाहर से आया, अब सामान जब बाहर से आया तो उसने बंदे ने उस सामान पे जो टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटीज है, वो पे करनी है, तभी वो सामान फिर आगे वो कंपनी जहाँ पे भी उसने भेजना है वो वहाँ से लेके जा सकता है। ठीक है, सो ये जनरली बड़े बड़े बंदरगाह जो है वहाँ पे होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस, जहाँ जहाँ पे एयरप्लेन वगैरह आते हैं, दिल्ली हो गया जो और साइट्स हैं हमारी, वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सामान स्टोर करके रखते हैं जब तक वो कस्टम ड्यूटीज पे नहीं करता, जैसे जहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ सामान वो। ठीक है, तब तक वो सामान को आगे फिर वो रिलीज नहीं करते। सो इट्स ए दे आर लाइसेंस टू एक्सेप्ट, they are, are licensed to accept the imported goods for storage until payment of custom duties are made. Then comes banking. बैंकिंग आपको पता है ट्रेड के लिए बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेड के लिए यू नीड फाइनेंस। सो फाइनेंस की जो हिंड्रेंस है इट इज़ रिमूव्ड बाय द बैंकिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, the finance can be raised from own resources, commercial banks, shares, debentures, financial institutions, trade creditor मतलब जो उधार देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स होते हैं एक तरह का शेयर ही होता है ये। ठीक है, जिसपे एक फिक्स अमाउंट कंपनी फिक्स करती है, तो ये बैंकिंग है। देन कम बैंकिंग सिस्टम, कई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको लोन चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। फिर आपने रॉ मटेरियल, फिर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, मतलब एक मान लो आपको आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उससे ज़्यादा भी बैंक दे देगा आपको, उसके लिए तो थोड़ी बहुत फीस चार्ज करता है। ठीक है, फिर आपको डिस्काउंट, बिल्स पे डिस्काउंट प्रोवाइड करता है बैंक। फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, इशू लेटर फॉर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो इट विल हेल्प इन यू इन द फॉरेन ट्रेड। देन इंश्योरेंस, देखो आप ट्रेड में कई रिस्क होते हैं, रिस्क है फायर हो गई, एक्सीडेंट हो गए, चोरी हो गई, स्टॉर्म आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, डिसऑनेस्टी हो जाती है, स्ट्राइक हो सकती है, सो ये सारे रिस्क है ट्रेड में। ये कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। ठीक है,
इंश्योरेंस जनरली ये 4 तरह की होती है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में फ़र्क ये है कि जो जनरल इंश्योरेंस जो लाइफ है ना, लाइफ इंश्योरेंस ये लाइफ के रिस्क को कवर करती है। आपको अगर मतलब मान लो आपने एक पॉलिसी ली है लाइफ इंश्योरेंस की, उसमें आपकी लाइफ आपको लाइफ की गारंटी मिल जाती है। अगर आपको कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो कुछ जो सम ऑफ मनी है कम जो आप पहले लगा रहे हैं, ठीक है, उस इंश्योरेंस के लिए कंपनी खुद पे करती है, जहाँ आपको और प्रॉफिट देगी। आपको नहीं, मतलब आपके जो भी नॉमिनीज होगा जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, ठीक है, उसको पे करेगी। तो आपकी लाइफ रिस्क ये कवर करती है। जनरल इंश्योरेंस सारी तरह की इंश्योरेंस करती है एक्सेप्ट लाइफ रिस्क वो कवर नहीं करती जनरल इंश्योरेंस। फिर मेरीन इंश्योरेंस जो सी में सामान ट्रांसफ़र करना है तो उसके दौरान कोई रिस्क हो तो वो मरीन इंश्योरेंस में कवर होता है। फायर इंश्योरेंस, फायर का रिस्क, जैसे आपके घर का फायर इंश्योरेंस ले लिया, फायर में अगर नुकसान हो जाता है तो वो कवर होता है। देन पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब जो भी सामान बना है उसकी रैपिंग करनी है आपने, क्रेटिंग करनी, फिलिंग, कंप्रेशन एक्सेट्रा फॉर द गुड्स। पैकेजिंग बेसिकली आजकल बहुत ज़रूरी है, सब तो सामान को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा अपीलिंग होनी तो होती है, ठीक है, कस्टमर के लिए। सो पैकेजिंग इज़ वेरी मच needed for your product to sell. It ensures supply of product of right quantity, right quality and weight to the consumer. So basically it will protect your product, it will communicate symbolically, मतलब इससे पता चलता है सामान में क्या चीज़ें हैं, वो कितनी अमाउंट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है। कस्टमर, इट विल प्रोवाइड कस्टमर कन्वीनियंस, सिर्फ देख के पता चल जाएगा, पैकिंग देख के भी ये वो वाला प्रोडक्ट है। इट विल आल्सो हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, बेसिकली प्रमोट करेगी प्रोडक्ट। देन कम्स लास्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। देखिए, एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी मच नीडेड फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो ये पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजिंग करना, ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन गैप about the availability and uses of the goods between trader and consumer. अल्टीमेट कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कैसा पता चलेगा जब जब तक वो उसके बारे में जानता नहीं। जानेगा कैसे, जब तक वो ऐड नहीं देखता। आजकल तो टीवी पे ऐड आती है, रेडियो पे ऐड आती है, इंटरनेट के थ्रू ऐड आती है, ठीक है। पर्सनल आपको कंपनी आजकल मैसेजेस भेजती है अपने प्रोडक्ट के लिए, ओके। सो बेसिकली इज टू प्रोवाइड यू नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। So its main objective is to create demand and increase the sales. Sales ultimately कंपनी कैसे प्रॉफिट करेगी, जब तक वो अपनी प्रोडक्ट को बेचेगी। जैसे तो यू कैन यूज टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वॉल पोस्टर, पैम्पलेट्स, फ्री सैंपल। लोग बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगाते हैं, वो बड़ा सा बलून जो लगाते हैं आजकल कंपनी, उसके ऊपर लिखा होता है विंडो डिस्प्ले। हर दुकान पे जाते हो बाहर विंडो पे डिस्प्ले होता है, बाहर या अंदर काउंटर पे जो डिस्प्ले किया होता है, दैट इज विंडो डिस्प्ले। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, एथिकल प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। एथिकल प्रोडक्ट वो जो प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, लेकिन जो होम रेमेडीज है जैसे पेन बॉम है, जैसे आयोडेक्स है, ठीक है, क्रोसिन है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स है, उस जिसकी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो उसकी डायरेक्ट मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज परमिटेड, ओके। So this is all for